नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो ट्रंप साहब के यहां मोदी जी गए, सारे तमाशे हुए, फोटो आए, गला मिलना, कुर्सी खींचना, सारे तमाशे हो गए। लेकिन फाइनली इसका असर क्या हुआ कि दूसरी बार भी जब हमारे लोगों को भेजा गया वहां से और तीसरी बार भी जब हमारे लोगों को वहां से भेजा गया तो वैसे ही हथकड़ी बेड़ी में भेजा गया। बस इतना हुआ कि अमेरिका ने इस बार वीडियो बना के जारी नहीं किया। अमेरिका ने हमारे कटे पर, हमारे छिले पर नमक नहीं छिड़का, वीडियो नहीं बनाया। इसलिए काफी देर तक हम लोगों को भी लगता रहा कि शायद मोदी जी ने ट्रंप से जो बातचीत की है उसमें यह कहा होगा कि भाई हमारे लोगों को थोड़ा इज्जत से भेजो, और उसने सोचकर समझकर हमारे लोगों को बिना हथकड़ी बेड़ी के भेजा होगा, ऐसा हमें लगा था। लेकिन जो ही लोग यहां पर आए, अमृतसर में जो ही कल और आज जहाजें आई और लोगों के इंटरव्यूज आने शुरू किए गए, हालांकि लोगों से, पत्रकारों को मिलने नहीं दिया जा रहा है ताकि हकीकत जनता के सामने ना आए, लेकिन जब दैनिक भास्कर ने पड़ताल की, किसी एक व्यक्ति से बात की, तो पता चला कि इस बार सिर्फ महिलाओं को हथकड़ी बेड़ी नहीं लगाई गई थी, बाकी जितने पुरुष थे उनको हथकड़ी बेड़ी लगाकर रखा गया था। और आप सोच के देखिए, सिखों की पगड़ी निकालकर फेंक दी गई थी। पग जो पहनते हैं, पगड़ी जो पहनते हैं, वो उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है आप जानते हैं। 5 जो उनके लिए जरूरी चीजें होती हैं जो वो धारण करते हैं, कड़ा, केश, उसमें एक पगड़ी भी है। केश जो होता है उसके चलते पगड़ी वो बांध के रखते हैं। तो केश काट दिए गए, छोटे कर दिए गए, पगड़ी निकालकर फेंक दी गई। इतना अपमान किया गया भारतीयों का। मोदी जी डंका कौन सा बजा के आए हैं पता नहीं। मोदी जी गए तो भक्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मोदी जी के लिए कुर्सी खींची गई। खुद ट्रंप ने अपने हाथों से कुर्सी खींची। उन्हें नहीं पता है, पता हो भी तो भी बेचारे क्या कर लेंगे। जितने लोग गए हैं मिलने, और मोदी जी का नंबर तो बहुत बाद में आया है। मोदी जी के पहले उसने इजराइल के प्रधानमंत्री को बुलाया, इटली के प्रधानमंत्री को आमंत्रण दिया, यहां तक कि जॉर्डन के शाह तक को आमंत्रण दिया। सीसी को बुलाया था, सीसी नहीं गया। उसके बाद हमारे मोदी जी का नंबर गया है, और जो गया सबकी कुर्सी वहां पर खींचकर उनको बिठाया गया। शायद वहां प्रोटोकॉल का, सम्मान का यह हिस्सा हो, या ट्रंप ने अपने लिए यह स्टाइल चुनी हो, उसमें कुछ भी अलग और खास नहीं है। गले मिलने का जहां तक सवाल है, तो गले मिलने और गले पड़ने के लिए तो वैसे भी हमारे मोदी जी बदनाम हैं। जहां जाते हैं वहां गले मिलते हैं, गले पड़ते हैं, और सबसे ज्यादा गले तो अरब के शेखों से मिलते हैं। ऐसा लगता है कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हों किसी जमाने के। खैर, यह सब कुछ हुआ, लेकिन बदले में हिंदुस्तान को मिली वही जलालत जो पिछली बार मिली थी। दुनिया के तमाम देशों के जो इल्लीगल लोग हैं उनको वापस भेजा गया। और मैं यहां बैठकर यह नहीं कह रहा हूं कि इल्लीगल लोगों को वापस भेजना गलत था। भाई, उसका देश है, उस देश के अपने नियम हैं, और उन नियमों का जो पालन नहीं करता है, बिना वीजा लिए डंकी मार के जो वहां गया है, या फिर वीजा लेकर गया है और वीजा खत्म होने के बाद भी ओवर स्टे कर गया है, उसको इंडिया भेजना कहीं से गलत नहीं है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडिया में अपराध किया और उसके बाद अमेरिका भाग गए। सब संभव है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जो गलती है उसको सजा दी जाए, लेकिन हथकड़ी बेड़ी में बांध कर भेजना अपमान और सिर्फ अपमान है। कोई ये कहे कि वो कोई गलत हरकत ना कर लें, चलो भाई, समझ में आता है कि जब तक वो हवाई जहाज के बाहर हैं तब तक वो कोई गलत हरकत कर सकते हैं, तब तक आपने हथकड़ी बेड़ी पहना ली, कोई बात नहीं। जहाज के अंदर कौन सी गलत हरकत कर लेंगे? जहाज के अंदर कौन सा जहाज से निकल के कूद के आत्महत्या कर लेंगे या फिर कुछ और कर देंगे? और जहाज के अंदर भी तो आपकी आर्मी लगी हुई है। एक तरफ निहत्थे लोग हैं, दूसरी तरफ हथियार लिए हुए लोग होंगे जहाज के अंदर। वो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपमान करना है, औकात दिखानी है, तो ट्रंप ने उनको इस बार भी हथकड़ी बेड़ी पहनाकर भेजा। जयशंकर जी ने संसद में कह दिया था अमेरिका का नियम है। उनसे पूछना चाहिए कि अमेरिका ने इसके पहले कब हमारे भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी में भेजा है। यह भी पूछना चाहिए कि आखिर क्या हुआ कि आपके अमृत काल में अमेरिका और बाकी देशों में भागने वाले हिंदुस्तानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब अमृत काल चल रहा है तो लोग देश छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्यों यह संख्या सैकड़ा से हजार में पहुंच गई है? यह सवाल भी पूछना चाहिए। लेकिन मोदी भक्तों और गोदी मीडिया के पास इन सवालों के लिए टाइम कहां है?
कल कुंभ में भगदड़ मची, रूबिया लियाकत चीख चीख कर बात कर रही थी, सुदर्शन न्यूज वाला जो है वो भी चीख चीख के बात कर रहा था, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि आखिर रेल मंत्री अगर जिम्मेदार हैं तो साथ में प्रधानमंत्री भी क्यों नहीं जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कुंभ में सारा कुछ जो चल रहा है उस पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। 144 साल का झूठ हो, धीरेन्द्र शास्त्री का बयान हो कि जो नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा, इन सब पर कभी रोक लगाने की कोशिश नहीं की गई, जिसकी वजह से इतनी सारी भीड़ लगातार वहां पर जा रही है, उसको मैनेज नहीं किया जा सकता है और अंत में हो यही रहा है कि लोग हादसों के शिकार हो रहे हैं और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। हमारे एंकर ना इस पर सवाल पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री से, ना अमेरिका के पूरे मसले पर कोई सवाल पूछ सकते हैं। अमेरिका ने अभी डॉज बनाया है, एलन मस्क जो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है उनको उसका हेड बनाया है और डॉज का काम है सरकारी खर्चे में कटौती करना। इसी खर्चे में एक कटौती की गई जिसमें भारत में लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करने, लोगों को ज्यादा से ज्यादा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए जो $21 मिलियन का एक कार्यक्रम चल रहा था उसको रोक दिया गया। मजेदार बात यह है कि अमित मालवीय जो वहां के आईटी सेल के हेड हैं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं, वो लेके आ गए कि ये पैसा तो कांग्रेस के जमाने में आया था 2012-13 में। मालवीय साहब कितना मजेदार है कि 2012-13 में पैसा आया था और 2014 में चुनाव आपकी पार्टी जीती। अरे भाई, ये पैसा कांग्रेस के लिए नहीं आया था, ना ही ये पैसा कांग्रेस के फंड में आया था। ये पैसा आया होगा चुनाव आयोग के पास और उन संस्थाओं के पास जो लोगों से चुनाव में वोट डालने के लिए अपील करती हैं, पोस्टर छपवाती हैं, वीडियोस बनवाती हैं, लोगों को प्रेरित करती हैं कि वो जाएं और चुनाव में वोट दें। और पैसा उसके बाद भी आना बंद नहीं हुआ होगा। आपकी सरकार ने 10 साल में कभी ये नहीं कहा कि ये पैसा बंद कर दीजिए, ये पैसा गलत आ रहा है। असल में यूएस एड्स का जो पूरा मामला था उसमें ऐसा नहीं है घपले नहीं होंगे, घपले होंगे, घपले होते रहते हैं, लेकिन वो मूलतः अलग अलग देशों में जो सामाजिक कार्रवाइयां थी, जो लोगों को स्वास्थ्य वगैरह देने की कार्रवाइयां थी, उसमें बड़े पैमाने पर यूएस एड से पैसा दिया जाता था। जैसे बांग्लादेश को $29 मिलियन दिया गया, नेपाल को 39 मिलियन दिया गया, मोजाम्बिक में $10 मिलियन दिया गया जिससे स्वैच्छिक चिकित्सा हो सके, लोग हॉस्पिटल जाएं। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में अगर आप देखें तो एशिया में $47 मिलियन दिया गया केवल शिक्षा के सुधार के लिए। प्राग में सिविल सोसाइटी सेंटर के लिए $3.2 मिलियन दिया गया। तो यह सब होता रहा है वहां पर। अमेरिका एक बड़ा देश है, पैसे वाला देश है, तो वो छोटे देशों की सहायता करता रहा है। हालांकि यह सहायता इतनी सीधी नहीं रही है। अमेरिका ने इन सब पैसों का उपयोग कई जगहों पर सरकारों को गिराने के लिए किया है। अभी कल मैंने आपको बताया भी था, जो मैं फलस्तीन पे वीडियो रेगुलर करता हूं उसमें, कि ईरान की सरकार को गिराने के लिए वहां जो सरकार के मुखालिफ लोग हैं उनको बहुत सारी फंडिंग दी गई। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत पॉलिटिक्स करने का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका की अपनी नीति है और उस नीति के हिसाब से अमेरिका फिलहाल अपने खर्चे कम कर रहा है। ट्रंप को इस समय वहां पर दे दिया गया है सारा कुछ कि ट्रंप ये खर्चे कम करें, डॉज का हेड है वो। अब वो खर्चे जो कट हो रहे हैं उनका मतलब आप बड़े कायदे समझ सकते हैं कि एक तरफ इजराइल को दिए जाने वाली सहायता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी तरफ छोटे और गरीब देशों को जो सहायताएं मिलती थी वो सहायताएं बंद की जा रही हैं। तो किस तरह की इकॉनमी बन रहा है अमेरिका, वो देखने वाली बात होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि जो मेक ग्रेट अगेन के नारे पर आए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना मुल्क बर्बाद किया, चाहे वो हिटलर हो चाहे वो ट्रंप हो, देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यह है कि हमारे जो मोदी जी हैं, जो दावा करते हैं कि ट्रंप उनके मित्र हैं, उन्होंने वहां पर इस तरह से समर्पण क्यों किया। चाहे विवेक रामास्वामी के साथ जो उनकी फोटो आई है, विवेक रामास्वामी और उसका ससुर टांग पर टांग चढ़ा के स्टाइल में बैठे हुए हैं और मोदी जी शराफत से सामने बैठे हुए हैं। सोचिएगा कि इतने बड़े, इतने ऐतिहासिक और इतने शानदार देश का प्रधानमंत्री एक पूंजीपति के सामने बैठा है और उसकी बदतमीजी है कि वो प्रधानमंत्री के सामने टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा है। जिन लोगों को लगता है ये नॉर्मल बात है, उनको मेरी खुली चुनौती है कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भी इस तरह बदतमीजी से बैठे किसी रईस की फोटो दिखा दें। एलन मस्क के सामने गए तो भी यही हाल हुआ।
वो अपनी नैनी, अपनी प्रेमिका, अपने बच्चों के साथ वहां पर आया हुआ था और मोदी जी अपनी पूरी प्रतिनिधिमंडल, अपने पूरे प्रतिनिधिमंडल को लेकर गए थे। मिला क्या पता नहीं। मोहम्मद यूनुस से तो उसने आराम से स्टारलिंक के लिए, बांग्लादेश में स्टारलिंक के लिए समझौता कर लिया। आपको क्या मिला? आपको मिला F-35 जहाज। वो जहाज जिसको वो कबाड़ घोषित कर चुका है, वो जहाज जिसको बनाने और चलाने वालों को एलन मस्क इडियट कहता है, वो आप खरीद के चले आए। और क्या मिला आपको? आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि जैक डैनियल की जो विस्की आती है उसके ऊपर आपने जो कर लगते हैं, जो टैक्स लगते हैं, जो ड्यूटी लगती है, वो कम कर दी। अब जैक डैनियल थोड़ी सस्ती मिलेगी हिंदुस्तान में। शराब पीने वालों को, जो जैक डैनियल के शौकीन होंगे, उनको थोड़ी खुशी हो जाएगी, लेकिन नुकसान तो भारत सरकार का होगा। जो उस पर 50% कम किया है आपने, वो 50% तो आपके खजाने से कम होगा। और क्या मिला आपको? कुछ नहीं। किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं, किसी तरह की कोई मदद नहीं, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं। बस गले मिलाना मिल गया आपको, बस हक करना मिल गया आपको, बस आपको मिल गया कि ट्रंप ने कागज पर कुछ लिख दिया। उस लिखे की कीमत कुछ नहीं है। ट्रंप ने जाने कहां कहां क्या क्या लिखा है। असल बात यह है कि ना आपको वो सम्मान मिला जो भारत का प्रधानमंत्री डिजर्व करता था, और ना ही भारत को इससे कुछ मिला। हथकड़ी बेड़ी से जब भारतीय आते हैं और कोलंबिया का राष्ट्रपति अपने लोगों को शान से अपनी जहाज में ले जाता है, तो साबित क्या होता है पता है आपको? सिर्फ इतना साबित होता है कि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको अपनी जनता की कोई फिक्र नहीं। और अमेरिका इस बात को जानता है कि भारतीयों का हम कितना भी अपमान कर दें, मोदी एक शब्द बोलने वाले नहीं है। क्या इसीलिए? सिर्फ इसीलिए क्योंकि अडानी का मामला वहां फंसा हुआ है। अडानी के खिलाफ वहां बाकायदा वारंट निकला हुआ है। अडानी के ऊपर गिरफ्तारी का खतरा है। बीच में न्यूज चलाई गई कि एक कानून खत्म कर दिया गया तो अडानी बच जाएंगे। एनडीटीवी, जिसके मालिक हैं अडानी, सबसे पहले उस खबर को लेके आया और बाकायदा पोस्टर जारी किया। बाद में पता चला कि अडानी के ऊपर जो केस है वो उस मामले में है ही नहीं, और वो मामला सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी नागरिकों के लिए है। उसमें सिर्फ इतना हो सकता है कि अडानी के जो अमेरिकी पार्टनर हैं, अगर उनको छूट मिल जाए तो अडानी को कुछ राहत मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसको भी जीत बना के पेश किया गया। हकीकत यह है कि शायद अडानी के चक्कर में हम ब्लैकमेल हो रहे हैं। शायद अडानी के चक्कर में ट्रंप को यह लगता है कि F-35 जैसा जो कबाड़ है, जिसको चलाने का जो कास्ट है उस रेंज के जो फाइटर प्लेन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा है, जिसकी यह स्थिति है कि अमेरिकन कमेटी में ही रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका में जो जहाजें हैं, जो बेड़ा है F-35 का, उसमें से आधे जहाज चलने लायक नहीं है। वो जहाज आपको थमा दिया गया। वो जहाज हमारी एयरफोर्स को थमा दिया गया जो जंग में किसी काम नहीं आएगा। अब वो जहाज आपने क्यों खरीदा? क्या अपने यहां जो एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपने कोई बात की थी? एकदम बात नहीं की होगी। अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि भारतीय सेना ने इसका स्वागत किया होगा। जरूरत ड्रोन डेवलप करने की है और आप ऑब्सोलीट हो चुके जहाज लेकर आते हैं। और जब आप ये करते हैं तो आपके लोगों की क्या इज्जत होगी? ये जो सरदार जी हैं जिनसे बात हुई है, जिनसे दैनिक भास्कर ने बात किया है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि खाना नहीं मिला पूरे रास्ते। खाने के नाम पर क्या मिलता रहा? बिस्किट मिलता रहा, चिप्स मिलता रहा और फ्रूटी मिलती रही। डर डर के खाया कि कहीं ऐसा ना हो कि टॉयलेट जाना हो और वहां पर पानी तक ना मिले। जब बहुत प्यास लगी, जब बहुत बुरी हालत हुई तो थोड़ा बहुत पानी पी लिया। पगड़ी उतारकर कूड़ेदान में फेंक दी गई। सिख धर्म की जो शान है वो कूड़ेदान में फेंक दी गई। बाल काट दिया गया। वैसे इन लोगों से भी सवाल है। ये साहब जो हैं ये आर्मी से रिटायर हुए थे और आर्मी के रिटायरमेंट में पेंशन वगैरह की जो फंड इनको मिली थी उसका 50 लाख रुपए देकर और बीबी के गहने बेचकर वो डंकी रूट से अमेरिका गए थे। और अमेरिका जाने के लिए भी बहुत तमाशे उनको करने पड़े थे। पनामा के जंगलों से होकर अमेरिका पहुंचे, कभी कार की डिक्की में छिपे रहे, कभी 4 दिन जंगल में भटके, 70 दिन दोनों टाइम सिर्फ मैगी खाई, कुछ और खाने को नहीं मिला। मेरे ये भी समझ में नहीं आता है कि इतना सब कुछ करके क्यों जाना है। आप आर्मी से रिटायर हुए थे, ठीक ठाक पेंशन मिलती, अच्छा खासा फंड मिला होगा। ये सारा फंड लेके आप आर्मी से रिटायर होने के बाद तो कहीं दोबारा भी जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाती है, अपनी दुकान खोल देते, अपना बिजनेस कर लेते।
आर्मी से रिटायर होने के बाद कम से कम आपकी उम्र 40-45 साल होगी। इस उम्र में डंकी मारकर इतना सारा कुछ झेलते हुए आप जब अमेरिका पहुंचते हैं और वहां पकड़े जाते हैं तो दरअसल भारत की शान भी मिट्टी में मिल जाती है। क्या सोचा गया होगा कि भारत की आर्मी में जिस आदमी ने नौकरी की है, जो आर्मी से रिटायर हुआ है, वो भारत में रहना नहीं चाहता है, वो 4 पैसे कमाने के लिए कैसे भी अमेरिका आना चाहता है। अरे जिसको दाल रोटी नहीं मिल रही है, जिसकी बहुत परेशानी है, तबाही है, वो कैसे भी करके बाहर निकले, कैसे भी करके पैसा कमाए तो समझ में आता है। लेकिन जिसने 15, 20, 25, 30 साल आर्मी की नौकरी की, अच्छी खासी पेंशन मिल रही है, जो अच्छा खासा फंड ले चुका है पेंशन का, जो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स होते हैं वो ले चुका है, उसके बाद डंकी मार के अपमान सहते हुए एजेंटों के भरोसे अमेरिका जाने का क्या मतलब है? क्या ऐसा पागलपन है जिसके चलते आप अमेरिका जाते हैं? क्या ऐसा वहां मिल जाएगा? क्या मिला आपको? जो घर के पैसे थे वो बर्बाद हो गए, एजेंट खा गया, वो सारे पैसे गए, वहां कमा नहीं पाए, गिरफ्तार हुए, पगड़ी फेंक दी गई, बाल काट दिए गए, हथकड़ी बेड़ी पहनाकर फिर से हिंदुस्तान भेज दिया गया। जो सहारा था, बुढ़ापे का जो पैसा मिला था, वो भी गंवाया, धर्म भी गंवाया, इज्जत भी गंवाई, सम्मान भी गंवाया। आखिर क्या मिल गया? इस अमृत काल में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि लोग हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते हैं और ऐसे भाग भाग के जा रहे हैं? भाई मैं तो यही सलाह दूंगा कि इस तरह से बाहर जाकर गाड़ियों में पेट्रोल भरने या किसी के घर की सफाई करने या कोई छोटा मोटा काम करने से 4 पैसे आप भले बचा लीजिए, लेकिन ना आपको कभी शांति मिलेगी, ना इज्जत मिलेगी। लौट के आना चाहेंगे हिंदुस्तान तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तब भी वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जब गए ही इलीगल तरीके से हैं तो लीगल तरीके से लौट कैसे पाएंगे? और अगर आपको यह लगता है कि आप किसी मुसीबत में फंसेंगे और भारत सरकार आपके काम आएगी, तो यह गलतफहमी तो मन से निकाल दीजिए। यहां हिंदुस्तान में ही रहने वाले लोग कुंभ करने जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, पागलों की तरह परेशान हैं, उनको कोई मदद नहीं मिल रही, तो अमेरिका में आपको क्या मदद मिलेगी? अब तो इंग्लैंड भी अभियान चला रहा है, जो बिना वीजा के लोग वहां पर हैं उनको वापस भेजने का, और उसमें भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कल इंग्लैंड भी ऐसे ही हथकड़ी बेड़ी में भेजे और हमारे मोदी जी खामोश रहें। मोदी जी को चिंता है तो अडानी की, अंबानी की, पार्टी की, चुनाव की, गद्दी की चिंता बहुत ज्यादा है, लेकिन इस देश की जनता के सम्मान की चिंता कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी को है। अगर होती तो वीर अब्दुल हमीद के नाम पर जो स्कूल था, उसका नाम बदलने की खबर आते ही खुद खड़े होकर कहते कि यह बेकार की बात है। एक शहीद के नाम पर जो स्कूल है उसका नाम कैसे बदला जा सकता है? लेकिन वो तो मोदी जी हैं। जब नाम में पीएम श्री लग गया है तो उनको थोड़ी मुस्कुराहट आई होगी, या पता नहीं, उनको पता ही ना हो, मैं नहीं जानता। कहने का मतलब कुल मिला जुला के यह है कि भाई आपकी जान, आपकी हिफाजत, आपका पैसा सब आपकी जिम्मेदारी है। कल अगर बैंक डूब जाता है, आपका पैसा डूब जाए, सरकार कुछ नहीं कहेगी, सरकार आपकी मदद के लिए खड़ी नहीं होगी। हां, बैंक की मदद सरकार जरूर कर देगी, क्योंकि वो किसी पूंजीपति का होगा। आप बीमार पड़ जाएं कोरोना में, तिल तिल के मर जाएं, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार के भोंपू कहेंगे सरकार इसमें क्या कर सकती है। आप कुंभ के भगदड़ में दब के मर जाएं, सरकार के भोंपू कहेंगे कि मरने से तो मोक्ष मिलता है, अगर गंगा किनारे आप मरते हैं तो मोक्ष मिलता है। और आप अमेरिका, ब्रिटेन, किसी दूसरे मुल्क में फंस जाएं और वहां आपके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाए, आपको हथकड़ी बेड़ी बांधकर हिंदुस्तान भेज दिया जाए, तो भी सरकार कहेगी हम क्या कर सकते हैं। सरकार आपके लिए नहीं है। आप अगर सरकार के लिए कुछ कर सकते हैं तो करके देख लीजिए। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि अपना ध्यान खुद रखिए, इस तरह की हरकतों से बचिए। मोदी जी के जो चमचे हैं, मोदी जी का जो गोदी मीडिया है, वो तो हर चीज को वाह मोदी जी वाह करके दिखाएगा और आप जैसे लोगों को ब्लैकआउट करके किनारे कर देगा कि कहीं खबर ना आ जाए कोई। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।